इस वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए आपको बालक को, इसके बारे में बताऊंगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने न्याय दर्शन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो मेरी पिछली वीडियो है इसमें कि न्याय दर्शन के बारे में वो भी देखिएगा। तो जो आपका आज की फर्स्ट हेडिंग आपकी है न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत। तो जो न्याय दर्शन था वो क्या कहता था कि शिक्षा बालकों को किस प्रकार, शिक्षा के सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो आज इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था कि बुद्धि द्वारा आत्मा का दर्शन किया जाना चाहिए। ये कहते थे कि जो बुद्धि है इंसान एक व्यक्ति की होती है, उसी के द्वारा एक व्यक्ति अपनी आत्मा का दर्शन कर सकता है। नेक्स्ट इनका ये पॉइंट था कि सभी प्रश्नों का समाधान तर्क प्रस्तुत होना चाहिए। कहते थे सभी आपके जितने भी बालक के प्रश्न हो और या एक व्यक्ति के प्रश्न हो वो कैसे होने चाहिए, मतलब कि तर्क पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा और कुछ भी समझा दिया, मतलब कि जो बात आपने पूछी है, क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका बहुत अच्छा आंसर भी दो, सही से सटीक आंसर होना चाहिए, मतलब कि तर्क पर होना चाहिए। न्याय दर्शन एक बहुसत्तावादी दर्शन, और जो न्याय दर्शन जो आपका है वो क्या है, बहुसत्तावादी दर्शन है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका है ईश्वर की परम सत्ता का अस्तित्व नहीं है। ये कहते थे ईश्वर की परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं मानते थे। नेक्स्ट इसमें आपका जो पॉइंट है वो ये है न्याय दर्शन एक वस्तुवादी दर्शन। ये कहते थे जो आपका न्याय दर्शन है वो कैसा आएगा, आपका वस्तुवादी दर्शन है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका है न्याय दर्शन जगत को असत्य मायाजाल नहीं मानता था। मतलब कि जितने भी आपके दर्शन है, आपके जितने भी आस्तिक दर्शन है वो सब क्या मानते थे, जैसे आपके सांख्य दर्शन है आपका, और आपका वेदांत दर्शन है। तो इसमें ये क्या मानते थे, ये कहते थे जो आपका ये संसार है उसको ये सब क्या मानते थे, माया जाल। जैसे आपके शंकराचार्य हैं, वो कहते थे कि जो जगत वगत है ये क्या है, एक माया है, इसमें लोग पड़ जाते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन न्याय दर्शन जो है वो जगत को असत्य माया जाल नहीं मानता है। ये कहता है कि जगत का प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ अनुभव प्रतिक्षण करता है। ये कहते थे कि जितने भी यहाँ के प्राणी हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ हर पल कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, और ये बात राइट भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अगर देखे तो सुबह से शाम तक पता नहीं वो कितने अनुभव करता होगा अपनी रियल लाइफ में, और जैसे उस अपनी लाइफ में बढ़ता जाता है वैसे उसे बहुत कुछ अनुभव करते हैं। आपने देखा, ये भी देखा होगा कि एक छोटा एक 18-19 साल का जो आपका व्यक्ति होता है, बालक होता है, और वही अगर आप देखिएगा 60-50 उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो उसने क्या है, ये हर व्यक्ति जितनी एज उसकी बढ़ जाती जाती है वो उसका उतनी ज़्यादा अनुभव होता जाता है। तो ये कहते थे कि यहाँ का जितना भी प्राणी है वो कुछ ना कुछ अनुभव करता है, इसलिए ये कोई माया जाल नहीं है, ये कोई असत्य नहीं मानते थे इस जगत को। ये कहते थे ये सब सही है। लेकिन अदर जितने भी आपके दर्शन हैं वो सब मानते हैं कि ये जगत जो है, ये प्रकृति जो है वो क्या है, माया जाल से मानते थे। न्याय दर्शन न्याय सूत्र न्याय भाषा न्याय वर्तिका का तात्पर्य टीका आदि से व्यापक बनाया गया है। न्याय दर्शन को आपके न्याय सूत्र न्याय भाषा ये सब कहा भी गया है। न्याय दर्शन मीमांसा व वेदांत के विचारों को दूसरे ढंग से रखकर मनुष्य को आलसी व आक्रमण भोगवादी न बनाकर तर्क आधारित सत्य मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि न्याय दर्शन एक अलग आपका समझ लीजिए फिलोसॉफी है। क्योंकि जितने भी आपके दर्शन है उसमें ये क्या सभी लोग बताते रहते थे कि जो मनुष्य है ये आलसी है, ये है, वो है। बट ये कहते थे कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये कहते थे कि जो आपका मनुष्य है वो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है और तर्क भी करता रहता है, और बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखता है। इसलिए ये अपने व्यक्ति को भी बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, और ये अपने जगत वगत को भी न्याय दर्शन वाले मानते थे। न्याय दर्शन और सांख्य योग वैशेषिक आदि दर्शन भी सूत्र शैली में प्रकट किए गए हैं। न्याय दर्शन जो है वो और आपके जितने भी ये सब क्या है सूत्र शैली में ही प्रकट हुए हैं। न्याय दर्शन में पदार्थ विवेचन और प्रमाण विश्लेषण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग का है। न्याय दर्शन में जो आपके पदार्थ हैं, प्रमाण है, ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग के हैं समझ लीजिए। जैसे वैज्ञानिक ढंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप किसी भी कार्य को करें तो क्या है, एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से करें, यही आपका वैज्ञानिक तरीका होता है। तो ये इसमें जो आपका न्याय दर्शन है इसमें क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग का आपका काम इसमें सारे हुए हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के जो आपके उद्देश्य हैं वो है आपका फर्स्ट है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य। ये कहते थे कि बालक को ऐसी शिक्षा दो कि उसे अर्थात मतलब कि जो जैसी चीज़ है उसको हमें वैसा ही नॉलेज होना चाहिए। न्याय दर्शन के वर्ण विषय के से मालूम होता है
कि न्याय सूत्रों की प्रेरणा का उद्देश्य मनुष्यों को अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कराना था, जो जगत को मिथ्या न मानकर बल्कि वास्तविक मानता हो। ये कहते थे कि जैसे सारे दर्शन जगत को तो मिथ्या मानते थे, लेकिन ये कहते थे नहीं, जगत जो है क्या है, एक वास्तविक है। तो ये जो न्याय दर्शन जो है, इसकी उत्पत्ति इसीलिए हुई थी कि हर एक व्यक्ति को जो चीज़ जैसी उसको वैसे ही नॉलेज करा सके, हम अर्थात ज्ञान की प्राप्ति उसे करा सकें। नंबर 2 है आपका का आध्यात्मिकता का उद्देश्य, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति क्यों की जावे? इसका उत्तर भी शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट कराता है। ये कहते थे कि बालक को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा क्यों बालक को दी जाए? तो आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में ये इसलिए कहते थे कि एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति को आत्मा, जीव, ईश्वर, जगत का सत्विचार, इनके बारे में ज्ञान का विकास। ये कहते थे कि व्यक्ति को पता चल सके कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है। तो कहते थे बालक को इसलिए हमें आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए, ना कि हम इसको बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं, रॉन्ग समझने लगे कि हाँ, ये तो सब बेकार है, इससे हमें दूर हट जाना चाहिए। तो ये कहते थे कि हमको इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। अपवर्ग या मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य, मोक्ष प्राप्ति की न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है अपवर्ग या मोक्ष प्राप्ति। इससे मनुष्य को पदार्थ, जीव, आत्मा, ईश्वर का सही संशोधित ज्ञान होता है। ये कहते थे बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि उनको ये पता चल सके कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, इसमें न्याय दर्शन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? इसमें ये न्याय दर्शन में जो था वो अध्यापक, ये कैसे कहते थे कि अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए? तो अध्यापक के संबंध में भी न्याय दर्शन के विचार मिलते हैं। अध्यापी सीधे नहीं है, आचार्य अर्थात जिसके आदर्श आचरण को विद्यार्थी भी धारण कर रे और स्वयं तपस्वी ब्रह्मचारी हो और वन, गुफा, समुद्र या नदी के तट पर एकांत में रहता हो। ये कहते थे कि टीचर कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़िया खुद बिल्डिंग में रह रहा हो। ये कहते थे कि जो आपका शिक्षक है वो कैसा हो कि वन, गुफाओं या समुद्र के तट पर रहता हो और एकांत में रहना पसंद करता हो। उन जिस वह सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल ना होना चाहिए, कि वो भोग विलासा में बिल्कुल भी ना पड़ा होना चाहिए। कहते थे ऐसा हमें शिक्षक होना चाहिए हमारे लिए। उसे आत्मज्ञान पूरी तरीके से हो और अपने अंतर्ज्ञान और विद्यार्थी को भी देने में समर्थ हो। ये कहते थे खुद उसे नॉलेज अच्छा हो और वो बच्चों को भी अच्छा सिखा सके, ऐसा टीचर बेस्ट होता है। अध्यापक ने समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान प्राप्त किया हो, इस प्रकार अध्यापक भी पूर्ण रूप अनुशासित हो। ये कहते थे टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो खुद अनुशासित हो। अगर टीचर नहीं अनुशासित है तो सोचो बच्चा कैसे अनुशासित हो जाएगा। तो ये कहते थे टीचर, एक कोई भी शिक्षक है तो उसे अनुशासित होना बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और फिर उसके बाद है आपके न्याय दर्शन में विद्यार्थी का व्यक्तित्व कैसा हो। तो इन्होंने इसमें भी यही बताया था कि जो विद्यार्थी हो वो कैसा होना चाहिए, अच्छे कर्म करने वाला हो, सुचरित होना चाहिए, और अपने अपने जो आपके और ब्रह्मचारी का पालन भी करता हो। और क्या है, वो एक नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखता हो। ऐसा ना हो कि जो बच्चे आपके टीचर पूछ रहे हैं वो उसका जवाब भी ना दे पा रहा हो, और या टीचर से ही कुछ वो बात ना करे। तो इनका कहने का मतलब था कि आप ऐसा विद्यार्थी का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो अपने टीचर की बात मान सके एक बालक। ऐसा ना हो कि वो बात ही ना मान रहा हो, और उस सारे काम वो क्या है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हो, और उसमें मोह माया ये सब ना हो कि हाँ शुरुआत से ही उसमें ईर्ष्या किसी से करने लगे, या द्वेष किसी की तरफ हो, या मुँह में। तो ये सब चीज़ों से कह रहे थे वो, उनका कहने का मतलब था इन सब चीज़ों से एक विद्यार्थी को दूर रहना चाहिए। मोह माया और आपके राग, द्वेष जो भी चीज़ें हैं, और वो कहते थे अनुशासित होना चाहिए। तो ये सारी इनका युग दर्शन के अनुसार कि बालक में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान के लौकिक और तो न्याय दर्शन में लौकिक और एवं अलौकिक 2 पक्ष बताए गए थे। इनमें कहते थे ये इनके जो आपका न्याय दर्शन था, इसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम की आपकी बात की गई। एक है लौकिक और आपका दूसरा है अलौकिक। तो लौकिक में आपके क्या होता है कि इसमें आपको ईश्वर से संबंधित इसमें नॉलेज मतलब कराया जाता है आपका, और अलौकिक जो होता है इसमें आपका जो जिसके ज्ञान के अंतर्गत दर्शन, शास्त्र, अध्यात्म, कर्म, आत्मानुभूति, ये सब चीज़ आपको बताया जाता था। ईश्वर प्रमाण का विषय है, न्याय दर्शन में मिथ्य के नाम से प्रख्यात है। न्याय दर्शन जो आपका है इसमें आपके ईश्वर को इन्होंने क्या बताया, मिथि कहते थे ये लोग, इसमें बताते थे। तो इसमें आपके 2 ही प्रकार के, वैसे भी जितने भी आपके फिलॉसफी हैं उनमें जो आपका पाठ्यक्रम है, बच्चों का सिलेबस जो है वो सिर्फ 2 ही भागों में डिवाइड है। एक तो आपका आध्यात्मिक होता है और दूसरा आपका जगत के बारे में होता है, यानी कि लौकिक और अलौकिक। लौकिक में आपका होता है आपको ईश्वर संबंधी इसमें ज्ञान ज्ञान कराया जाता है। अलौकिक का मतलब होता है जो आप
आप बच्चा जो आपके रोज़ के रियल लाइफ में सीख रहा है, कर रहा है। जैसे कि आपको व्यवसाय की शिक्षा देना, खेती-वेती की कराना, ये सब आपको इसमें शिक्षा दी जाती है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि, तो न्याय दर्शन में लिखा है कि न्याय का मुख्य ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और विधिशास्त्र में पाया जाता है, जिससे भारतीय दर्शन के सभी संप्रदायों को प्रभावित किया है। मतलब कि न्याय दर्शन में आपके बहुत सारी शिक्षण विधियाँ प्रयोग की गई हैं। तो जैसे आपके प्रोफेसर ओड ने भी कहा था, इसमें आपके प्रत्यक्ष प्रणाली, आगमन, निगमन, प्रयोगात्मक प्रणाली, प्रोजेक्ट विधि, वैज्ञानिक विधि, संश्लेषण, विश्लेषण विधि, चर्चा विधि, स्वाध्याय, ये सारी विधियों की इसमें बात की गई थी कि बच्चों को कैसी प्रत्यक्ष प्रणाली सिखाओ, आगमन, निगमन प्रणाली और प्रयोगात्मक, इन सारी विधियों का इसमें व्याख्यान आपका किया गया है। न्याय दर्शन में अनुमोदित शिक्षण विधियाँ भी यूज़ की गई हैं, जैसे तर्क विधि, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, चर्चा, विमर्श विधि, स्वाध्याय विधि, व्याख्यान, ये सारी विधियाँ इसमें प्रयोग की गई हैं। न्याय दर्शन के अनुसार विद्यालय, तो न्याय दर्शन के अनुसार विद्यालय का तात्पर्य गुरु गृह या ऋषि आश्रम भी होता है। ये कहते थे कि जो गुरु गृह होता है उसी को विद्यालय कहते थे ये लोग। गौतम एक ऋषि थे और जहाँ वे निवास करते थे वहीं पर विद्यालय भी लगता था। मेघातिथि के स्थान पर आज भी विद्यालय लगता है। विद्यालय संप्रदाय ज्ञान देने वाले स्थल कहे जा सकते हैं। ऐसा न्याय दर्शन के अध्ययन से ज्ञात होता है। न्याय दर्शन में दमनवादी अनुशासन का पालन करते थे और आत्मनिर्भरता पर भी बल देते थे। ये न्याय दर्शन में अगर अनुशासन की बात करते हैं तो ये आत्म-अनुशासन की बात करते थे कि ये कहते थे कि बालक जब तक खुद अपने अंदर से अनुशासन में नहीं रहना चाहेगा, तब तक उसे कोई अनुशासन में नहीं रख सकता है। क्योंकि जो अपने आप ही नहीं सुधरना चाहता उसको कौन सुधारेगा। तो इनका मतलब था कि आप आत्म-अनुशासन, बालक क्या है अपने आप खुद अनुशासन रहने की कोशिश करे। और ये दमनवादी अनुशासन का भी पालन करते थे कि अगर नहीं कोई मान रहा है तो फिर उसे दमनवादी अनुशासन भी करते थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि न्याय दर्शन में शिक्षा आपको बालक को देने की किस प्रकार की बात की गई है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।